अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हाँ जी, लास्ट क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन? कॉर्पोरेट टैक्स की किस हद तक समझ आई? सिक्स पार्टिसिपेंट, हाँ जी। वजाहत साकिब बाकर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सही पहुंच गए सर, थकावट उतर गई। जी जी, इंशाल्लाह ताला। कल मैं पहुंच गया था। कल की क्लास मैंने दुबई से ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी हम पढ़ने लगे हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स। सेल टैक्स तो आपने पाकिस्तान में सुना होगा, राइट? जी जी। अच्छा, वैसे क्या फ़र्क है सेल टैक्स में और वैल्यू एडेड टैक्स में? सेल टैक्स। सेल टैक्स तो हमारी जो इनवाइस करते हैं हम क्लाइंट को, उसमें ऐड हो जाता है 18%, अच्छा, गवर्नमेंट इनपुट की वैट तरफ से। आउटपुट वैट। इनपुट वैट आउटपुट वैट का पता है सबको? मैंने आपको। वैट असल में पहली दफा पढ़ रहे हैं आप, थोड़ा सा इसमें बता दें, ओके, हल्का सा एक एक आध मिनट ठीक है। का। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ना वो कुछ पार्टिसिपेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स सेम फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, तो थोड़ा सा उनको बाद का आइडिया नहीं होता। हम इनपुट वैट और आउटपुट वैट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जी जो कारपोरेट टैक्स और वैट में एक बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि कारपोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम पे लगे, जो आपकी इनकम पे लगता है। लाइक आपने 10 लाख 1 मिलियन दिरहम कमाए, ठीक है, एक कंपनी ने 1 मिलियन दिरहम कमाए, कितना टैक्स लगेगा उस पर? 1 मिलियन माइनस 375,000 मल्टीप्लाई बाई 9%। ये कारपोरेट टैक्स है। अच्छा, आप सही। सवाल क्या है? सवाल ये कि वैट में क्या होता है? वैट कंजम्पशन पे लगता है, ठीक है। लाइक अगर आपने एक चीज़ लेनी थी 100 दिरहम की, यूएई में जो वैट का रेट है वो है 5%। जैसे आप पाकिस्तान में जाते हैं ना पत्ती का डब्बा लेने, तो वहाँ पे आप देखते हैं 100 दिरहम 100 रुपीज़ प्लस 18% लिखा होता है। तो जी। वो जो 18 रुपए है वो आप अपनी इनकम में से नहीं दे रहे, वो आप एक चीज़ कंज्यूम करते हुए खरीदते वक्त दे रहे हैं। आपसे उसने ये नहीं पूछा आपकी कमाई कितनी है, बल्कि आपने चूंकि कंज्यूम की एक चीज़, आपने वो पैसे आपको भरने पड़े। वो पाकिस्तान में जो औरत जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, वो भी जब मोबाइल में कार्ड डलवाती है उसके ऊपर भी उसको भी सेल टैक्स देना पड़ता है। तो जो सेल टैक्स है या वैट है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और दीज आर ऑन कंजम्पशन। अच्छा, ऊपर वाली एग्जांपल आप समझ गए हैं कि अगर 1 मिलियन दिरहम आपका होगा, तो 1 मिलियन माइनस 9% माइनस 375,000, जो भी आपकी अमाउंट बनेगी उस पर 9% कितना बनता है? 1 मिलियन माइनस 375,000 इंटू 9%। 56,250। ओके,
56,250। जी जी। अच्छा, आप ईयर एंड पे आपने कैलकुलेट किया 56,250 आपकी इनकम थी, ये था इनकम टैक्स, ठीक है, इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ये डायरेक्टली इनकम पे लग रहा होता है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, इसका जो साइकिल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। हुआ ये कि एक रॉ मटेरियल था, उसने एक चीज़ प्रोड्यूस की, एक रॉ मटेरियल सप्लायर था, या कोई भी आप कह लें कि जो बंदा किसान हो गया, किसी ने भी बंदे ने एक चीज़ हासिल की, कोई प्रीशियस मेटल माइनिंग के थ्रू हासिल किया, उसने इसको, उसकी इंटेंशन ये थी कि मैन्युफैक्चरर को बेचेगा 100 दिरहम का। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब रॉ मटेरियल सप्लायर मैन्युफैक्चरर को बेचेगा, वो 100 दिरहम का नहीं बेचेगा, ठीक है, 100 दिरहम का आम कंडीशन में उसने बेचना था। हुआ ये कि वैट लग गया, यूएई की गवर्नमेंट ने कहा आपने हर कंजम्पशन के ऊपर 5% वैट लगाना है। इसके नतीजे में जो चीज़ रॉ मटेरियल ने सप्लायर की इंटेंशन थी कि वो मैन्युफैक्चरर को 100 की देगा, वो उसने अभी कितनी की दी? 105 दिरहम की, ऊपर 5% वैट लग गया। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि टैक्स आप किसको देते हैं? बाकर टैक्स किसको देते हैं? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट। जो अच्छा, टैक्स अथॉरिटी है। यहाँ पे इस बंदे ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, इसने किसको दिया? मैन्युफैक्चरर ने दिया रॉ मटेरियल सप्लायर को, ठीक है। आपने कभी भी जो पत्ती के ऊपर 100 रुपए 100 प्लस 18% सेल टैक्स है, वो कभी भी गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दे रहे होते, वो जी इनडायरेक्टली बिल्कुल ऐसे। पहुंचता है, ठीक है, आप देते हैं दुकानदार को। तो ये रॉ मटेरियल सप्लायर को मैन्युफैक्चरर देगा। 100 दिरहम रॉ मटेरियल सप्लायर अपनी अपनी जेब में डालेगा, जबकि 5 दिरहम वो डालेगा गवर्नमेंट को देगा, फेडरल टैक्स अथॉरिटी। टोटल 105 दिरहम का चले गए मैन्युफैक्चरर की जेब से। रॉ मटेरियल सप्लायर की जेब में कितने पैसे आए? रॉ मटेरियल सप्लायर की 105 आया, जिसमें से 5 उसने गवर्नमेंट को देने हैं। ठीक है, तो कितने कितना फायदा हुआ उसे? फायदा फायदा। उसकी जेब में 100 दिरहम गए हैं, ठीक है, और अगर उसकी कॉस्ट जी 0 थी बिल्कुल। तो उसका प्रॉफिट हुआ जी 100 दिरहम। अच्छा, लेकिन ऐसे ही मैन्युफैक्चरर की जेब से कितने पैसे गए हैं? मैन्युफैक्चरर ने वो परचेज की 105 की, जिसमें से 5 रुपए जो हैं उसके वो वैल्यू एडेड टैक्स के हैं, जो उसकी इनपुट में कंसीडर होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि 105 दिरहम इनपुट क्या होते हैं हम थोड़ी सी देर में बाद में पढ़ते हैं, अभी सिर्फ ये याद रख लें, मैन्युफैक्चरर ने 105 दिरहम दे दिए। जी अब बिल्कुल। होगा क्या कि मैन्युफैक्चरर आगे ये चीज़ बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, उसने प्रोडक्ट बनाई मैन्युफैक्चरर की और डिस्ट्रीब्यूटर को बेची। अच्छा, अब देखें, मैन्युफैक्चरर की एज्यूम करें इंटेंशन ये थी, वैट लगने से पहले उसकी इंटेंशन ये थी, वो ये चीज़ खरीदेगा 100 दिरहम की और आगे देगा 200 दिरहम की, 100 दिरहम की खरीद के 200 दिरहम की देगा। लेकिन हुआ ये कि उसे देने कितने पड़ गए? 105 दिरहम देने पड़ गए। अब सवाल ये पैदा होगा कि वो 5 दिरहम का क्या करेगा जो उसने एडिशनल दे दिए, 100 की चीज़ 105 की ले ली, ये 5 दिरहम उसे वापस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये एक ऐसा टैक्स है जो कंजम्पशन पे लगता है, ये कंज्यूम करने वाले पे लगता है, जो बीच में बिजनेसमैन है, जो सप्लाई चेन है, उस पर नहीं लगता, वो इसको ट्रांसफर करती रहती है। कैसे? आइए देखते हैं। मैन्युफैक्चरर ने एज्यूम करें उसकी नीयत थी, इंटेंशन ये थी, 100 की चीज़ लेके 200 की बेचेगा और 100 दिरहम का प्रॉफिट कमाएगा। 100 की चीज़ 200 में बेचेगा और 100 दिरहम का प्रॉफिट कमाएगा। अच्छा, अब जो आगे 200 दिरहम की जब मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचने लगेगा,
उसने फिर एज पर लॉ वैट चार्ज करना है। कितना वैट बनता है 200 पे? 10। 5%, ठीक है, तो 210। जी जी। 210 दिरहम वैट चार्ज करेगा। अच्छा, अब देखिए, इंटेंशन ये थी कि 100 की चीज लेके 200 की बेचेगा, 100 दिरहम प्रॉफिट कमाएगा। कॉस्ट उसकी पड़ गई है अभी तक 105 दिरहम। आगे से उसने कलेक्ट कर ली है 210 दिरहम। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब रॉ मटेरियल सप्लायर ने एक चीज 100 दिरहम की बेची थी, उसने ऊपर 5% वैट लेके 5 दिरहम दिए थे एफटीए को। इस दफा इस दफा मैन्युफैक्चरर ने 200 के ऊपर 10 दिरहम वैट कलेक्ट कर लिए। क्या वो ये 10 के 10 दिरहम एफटीए को जमा करवाएगा? नहीं, वो अपना इनपुट उसमें से लेस कर लेगा, एडजस्ट कर अच्छा, लेगा। वो क्या करेगा? वो कहेगा नहीं भाई, मैंने ये 10 दिरहम एफटीए को जमा करवानी है, लेकिन मैंने जो 5 दिरहम मैंने रॉ मटेरियल सप्लायर को एक्स्ट्रा दे दिया था ना, वो मैंने डिडक्ट करके अपनी पॉकेट में वापस डालने हैं। वो क्या करेगा? 10 - 5, ठीक है, जो सिर्फ 5 दिरहम है वो एफटीए को जमा करवाएगा। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये आगे सीधा जाके चीज बेचता है फाइनल कंज्यूमर को। 200 की चीज उसने अभी ली कितने की है? 210 की। 10 दिरहम उसने एक्स्ट्रा दिए हैं। अब उसकी इंटेंशन ये थी कि वो 200 की चीज लेके फाइनल कंज्यूमर को 300 की बेचेगा, लेकिन उसने कलेक्ट कितने करने हैं फाइनल कंज्यूमर से? उसने 300 प्लस 5%, यानी 315 दिरहम कलेक्ट करने हैं फाइनल कंज्यूमर से। और जो 10 दिरहम, अब वो एफटीए को कितने पैसे देगा? 15 - 10, 5 दिरहम जमा करवा देगा एफटीए को। अच्छा, मुझे ये बताएं, पूरी सप्लाई चेन के दौरान, इस पूरी कहानी के दौरान कंज्यूमर को ये चीज कितने की मिली? कंज्यूमर को टैक्स में या विदाउट टैक्स? हुँ? कंज्यूमर ने जो 315 रुपए की चीज ली ना, हाँ जी, कंज्यूमर ने ली 315 की। एफटीए को कितने की मिली? एफटीए को कितने एफ पैसे मिले? एफटीए को मिले हैं इसमें से 10 मिले हैं अभी तक तो। नहीं, आखिर में तो देखें, 15 सबसे पहले रॉ मटेरियल सप्लायर ने कंसिडर किया जाता है। ₹5 दिरहम जमा करवाए, फिर मैन्युफैक्चरर ने 5 दिरहम जमा करवाए, और फिर जी जी जी, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ठीक। ठीक है, टोटल 15 मिले हैं, यानी 15। जी 305%। अच्छा, अब देखिए कि ये जो जितने भी पैसे हैं ना, ये सारे गए हैं फाइनल कंज्यूमर की जेब से। बी वाली सप्लाई चेन को देखें, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब होता ही है कि जो पैसे आप अपने सप्लायर को देते हैं, जो मैन्युफैक्चरर ने दिए थे रॉ मटेरियल सप्लायर को, वो 5 दिरहम कहलाते हैं इनपुट वैट। मैन्युफैक्चरर के लिए वो 5 दिरहम इनपुट वैट है, जबकि वो वैट जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आउट हो रही होती हैं, जिस वक्त आपसे अगले बंदे के पास जा रही होती हैं, आप अगले बंदे से कलेक्ट करके अपनी पॉकेट में डालते हैं। ठीक है, जैसे इधर मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से 210 दिरहम लिए, ये जो एडिशनल 10 दिरहम लिए होंगे ना, इसे कहेंगे आउटपुट वैट। ठीक है, परचेज करते जी वक्त आप जो वैट देते हैं, सप्लायर को दे देते हैं, उसे कहते हैं इनपुट वैट, जबकि बेचते हुए जो वैट आप कलेक्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं आउटपुट वैट। ठीक। तो ये जीएसटी का दूसरा नाम है, सिर्फ वैट रख दिया गया, जैसे पाकिस्तान में जीएसटी। हाँ जी, सेल टैक्स में होता है, सेल पे वैल्यू एडेड टैक्स हर वैल्यू पे ऐड होता रहता है। उसकी वजह ये, आप सेल टैक्स में देखें, यूएई में पाकिस्तान में ऐसे स्केड्यूल भी मौजूद हैं जिनमें सीधा रिटेल प्राइस पे टैक्स लगता है, और वो वन टाइम देना होता है, वन टाइम गवर्नमेंट को देना होता है। जबकि यूएई में जितने भी टैक्सेस हैं, वो सारे वैल्यू एडेड टैक्स हैं, वो सब सप्लाई चेन पे लगते हैं। ठीक। ठीक है, ये चीज़ थी वैट। वैट पुट में आपने जो आउटपुट वैट है और इनपुट वैट है, ये वाली टर्म अच्छी तरह से याद रखनी है। ओके। अच्छा, मैक्सिमम जो है प्रॉफिट का रेट क्या यहाँ पे कितना रखा जाता है?
मतलब मीन टू से कि मिनिमम पाकिस्तान में जो रेट है वो 20% है। बोलो खुश टके कौन सा रेट? अगर एक कस्टमर है आपका, आपने 100 रुपए की चीज जो है वो 120 की बेचनी है, मतलब ये ये तो लॉ बनाया हुआ है, और अगला बंदा नेक्स्ट जो होगा उसने फर्दर जो है वो 20% मिनिमम इंक्रीज करना है उसकी वैल्यू को। नहीं, ये 20%, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि 20% लगेगा, प्रॉफिट मार्जिन 20% होगा। ये कैसे आपने निकाला? ये हमारे यहाँ ये होता है कि आपने जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं ना कि आप वैल्यू एडिशन, आपकी आपने जो है वो किसी भी चीज की वैल्यू को जब में प्रॉफिट इंक्रीज कितना किया है, तो उसमें प्रॉफिट आप अज्यूम करें कि आपकी 100 रुपए की चीज बनी है तो आपने खरीदी है आपने, तो आप मिनिमम 20% रखेंगे उसे मिनिमम? इंक्रीज। मीन टू से कि आपने 120 रुपए से कम की नहीं बेचनी। नहीं मंजूर, ये क्या टैक्स का कोई लॉ है या एक जनरल मार्केट प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं? ये सर आयरस है, उसके ऊपर जो है वो जब आप करते हैं कैलकुलेशन तो वो सेल टैक्स की एडजस्टमेंट मिनिमम 20% से ये लेता है उसकी फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यूएई में ऐसा कोई नहीं है। जो आप चीज़ बेचते हैं ना, मीन टू कोई से उसकी कि वैल्यू। अगर आपने 100 रुपए की ली है तो वो आप 105 रुपए की भी बेच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर वो 100 चीज़ की ली है ना, 100 दरम की ली है, उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई है, 80 दरम की हो गई है, आपका नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, यू कैन क्लेम रिफंड। ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन था सर। ठीक है, थैंक यू, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। ये सब के लिए भाई आपको अगर लॉस हो जाता है बिजनेस में और मार्केट वैल्यू है, ऐसे ना हो। आर्म्स लेफ्ट प्राइस का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वही हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आर्म लेफ्ट ट्रांजेक्शन में आपको कोई लॉस हो जाता है, मार्केट वैल्यू गिर जाती है, तो डेफिनेटली आपको लॉस भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अच्छा, यूएई में तमाम टैक्स ये वाले जो हैं, ये फेडरल लेवल के टैक्स हैं। स्टेट लेवल के दो तीन टैक्सेस हैं सिर्फ। एक तो जो माइनिंग एक्सट्रैक्शन होती है, आपने कोई ऑयल रिफाइनरी लगाई है या ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाया है या कोई भी एक्सट्रैक्शन का मटेरियल लगाया है, ठीक है, ज़मीन से कोई नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन करनी है, उस पर स्टेट लेवल टैक्स लगता है। मिसाल के तौर पे दुबई से अगर आपने कोई चीज़ निकालनी है, आपने इधर जो माइनिंग की एक्सट्रैक्शन की कंपनी लगाई, उस पे उसके लिए आपको जो लाइसेंस लेना होगा, उसके लिए आपको स्टेट से अप्रूवल लेनी होगी। स्टेट से मुराद यूएई नहीं, बल्कि दुबई, अबू धाबी, शारजा, आजमान। अब अगर मैं बात करूं, इसी तरह से बैंकिंग चैनल, इस पे भी कुछ स्टेट लेवल टैक्स मौजूद है। लेकिन अदर देन दिस, यूएई में प्रोविंशियल या स्टेट लेवल का टैक्स मौजूद नहीं है। ठीक है, सिर्फ दो आइटम पे है और बड़ा इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। अच्छा, ये चीज़ें थी। सर एक चीज बताइएगा यहाँ पे कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो सर्विसेज के ऊपर भी होता है या सिर्फ मैन्युफैक्चरर के ऊपर? सर्विसेज के ऊपर भी होता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आ जाएगा ना? प्रोविंशियल लेवल यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोविंशियल लेवल के ऊपर सर्विसेज के ऊपर टैक्स है, और जो गुड्स गुड्स सप्लाईज के ऊपर जो है वो रेगुलर जीएसटी लगता है। अच्छा, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। हाउएवर यूएई में इस तरह का कोई नहीं है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई, डीएम सप्लाई, इंपोर्ट ऑफ कंसर्न गुड एक्सेप्ट सम स्पेसिफाइड गुड। ठीक है, तीनों चीज़ें, तीन चीज़ों पे टैक्स लगता है। पहली बात, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाई से क्या मुराद है? अम, हम बेसिकली, मैं एक और ज़रा ओपन कर लूँ। अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज की जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सक्लूजन्स भी मौजूद है। एक्सक्लूजन से मुराद क्या है? एग्जाम सप्लाई, राइट। यस सर। ठीक है, कुछ एग्जाम सप्लाई बिल्कुल मौजूद है।
अच्छा देखें, टैक्सेबल सप्लाईज क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम समझते हैं जिन चीज़ों पे मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया, कौन कौन सी चीज़ें हैं। टैक्सेबल सप्लाईज, डीम्ड सप्लाईज एंड इम्पोर्ट ऑफ कंसल्ट गुड्स एक्सेप्ट सम स्पेसिफाइड गुड्स। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सेबल सप्लाईज को। टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं? यूएई में जब भी आप टैक्स लगाने लगते हैं तो आप कुछ आइटम्स को, उन आइटम्स को आप यूएई के टैक्स से बाहर कर देते हैं। आप कहते हैं कि दीज आर एग्जेम्प्ट, इन पे वैट, इस पे वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगेगा, वैट नहीं लगेगा। क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपने एक चीज ली है 100 दिरहम की, परचेज की 8100 दिरहम की, और इसके ऊपर आपने वैट दे दिया, इनपुट वैट, और आगे फर्ज करें आप सेल करने लगे, आपकी इंटेंशन ये थी कि वैट नहीं होगा। अगर वैट नहीं होगा तो आप 100 की चीज़ लेके 200 की बेचेंगे। सॉरी, ये 10 नहीं होगा, ये 5 होगा। आपकी इंटेंशन थी कि 100 की चीज़ 200 दिरहम की बेचेंगे। अच्छा, अब हुआ ये कि इनपुट वैट आपने 5 दिरहम का दिया था परचेज करते हुए। आगे इंटेंशन थी, आपने जो प्रोडक्ट बनाई वो आप सोच रहे हैं कि आगे बेचेंगे 200 की, और इसके ऊपर कितना वैट लग रहा है? वैट कितना लगना है इस पे? 5%। कितना हो गया? 10। 10 दिरहम। आपकी सर इंटेंशन थी कि एग्जाम पे तो नहीं होगा ना, एग्जाम पे 0 होगा। एक मिनट, जरा हम पहले अज्यूम करते हैं कि अगर टैक्सेबल होता तो क्या होता। 5 दिरहम आप अपनी पॉकेट में डालते, रिफंड ले लेते आप इनपुट वैट का, ठीक है। जबकि बाकी जो 5 दिरहम है उसको आप क्या करते? उसको आप करते एफटीए को जमा करवा देते, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि एफटीए ने कहा कि भाई, यूएई ने कहा कि भाई ये वाली जो गुड है इस पे आप वैट नहीं ले सकते। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी कि आपका प्रॉफिट लेवल मेंटेन रहे। आपने 100 की चीज़ लेके 200 की बेचनी सी, आपको इनपुट वैट पड़ गया 105 का। अच्छा, अब जब एक चीज़ आपने एग्जेम्प्ट बना के बेची है ना, तो यूएई की गवर्नमेंट कहती है कि ये चीज़ एग्जेम्प्ट है, इस पे तो वैट लगता ही नहीं है। जब आपने एक ऐसी प्रोडक्ट बना के सेल किया है जिस पे वैट लगता ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट मैं आपको इनपुट भी नहीं दूंगी, मैं आपको इनपुट वैट भी एडजस्ट नहीं करने दूंगा, ना रिफंड करूंगा। मुझे बताएं क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप इसको क्लेम कर सकें, जो 100 की चीज़ आपने 100 दिरहम इजाफी दिया हुआ है, या आप वापस हासिल कर सकें। 205 की बेच सकते हैं। 205 की बेच सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे? 5, लेकिन ये आउटपुट वैट नहीं होगा, इसको हम आउटपुट वैट नहीं कहेंगे। ये 205 दिरहम की बिकेगी, और इस बंदे का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 दिरहम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर वैट होता तो ये फाइनल कंज्यूमर को कितने की पड़ती और एफटीए के पॉकेट में क्या जाता? इफ टैक्सेबल। फिर 210 की होती है और एफटीए को 5 दिरहम मिल जाते। 5 + 5 इनपुट वैट, 5 प्लस आउटपुट वैट में भी 10 - 5, 5 चला गया एफटीए के पास, राइट। ठीक। इफ एग्जेम्प्ट कितनी हुई? राइट। ठीक है। एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट थोड़ी सी सस्ती होगी। अच्छा, अब होता ही है
यूएई की गवर्नमेंट कहती है कि कुछ चीज़ों को सुपर प्रमोट करना चाहती है, लेकिन मजीद एग्जाम से भी ज़्यादा यूएई की गवर्नमेंट चाहती है बेनिफिट हो। उन पे क्या करती है, उनको एग्जाम नहीं करती, उनको टैक्सेबल ही रहने देती है, लेकिन उन पे टैक्स का रेट लगा देती है 0%। अब अगर ये 0% होता लाइक कितना होता, एईडी 105 दरहम की आपने चीज ली। अब मुझे ये बताएं कि जब आपने चीज ली 105 दरहम की, प्लस उसमें एईडी 5 के वैट, अब हुआ ये कि आपने जब इसे बेचना है ना, 100 200 का बेचना था, कितना ऊपर लगाना था आपने वैट? 10। ऐसे ही होना था ना, 10 दरहम आपने ऊपर आउटपुट वैट कलेक्ट करना था। जी बिल्कुल। ये जो फिगर था 5% वाला, इसको यूएई की गवर्नमेंट ने कर दिया 0%, यानी इस पे कोई आपने वैट नहीं लिया आपने पिछली कंडीशन में भी नहीं था, जब एग्जाम थी तब भी नहीं लिया था, लेकिन इसमें आप जब वापस जाएंगे ना, आप यूएई की गवर्नमेंट के पास जाएंगे इनपुट वैट क्लेम करने, वो आपको ये नहीं कह सकती कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये इस पे तो आपने वैट लिया ही नहीं, आउटपुट वैट था ही नहीं, या ये एग्जाम थी, ये चीज टैक्सेबल है, लिहाजा इसमें आपको इनपुट वैट का रिफंड मिलेगा। ठीक है, 0% होने से टैक्स अगर लगाया जाए किसी चीज पे, तो उससे होता ही है कि वो टैक्स के एम्बेट से बाहर नहीं जाती, और एज ए रिजल्ट आउटपुट माइनस इनपुट का फार्मूला चलता रहता है, आउटपुट माइनस इनपुट का फार्मूला एक्टिव रहता है। ये हम अपनी मंथली रिटर्न में ही एडजस्ट कर लेंगे। हम रिफंड क्लेम करेंगे, हम रिफंड अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये रिटर्न में एडजस्ट नहीं होगा, पे करना पड़ेगा एक दफा? जी जी, देखें, आपने जब चीज ली है ना, आप चीज लेते हैं 100 दरम की, आप सप्लायर को 105 दरम दे देते हैं, क्योंकि चीज टैक्सेबल हाँ थी। जी। आपने जो चीज ली है ना, तब वो टैक्सेबल, वो प्रोडक्ट टैक्सेबल थी, लेकिन आपने वैल्यू एडिशन के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो प्रोडक्ट जो चीज बन गई वो जीरो रेटेड है। ठीक है, अगर आपने मार्केट से कोई चीज खरीदी जीरो रेटेड होती है, उस पर तो लगता ही नहीं वैट। ठीक, तो इधर रिफंड की पोजीशन पाकिस्तान की तरह है या वो इमीडिएटली दे देते हैं? अच्छा, पाकिस्तान में जो दोस्त प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता होगा, पाकिस्तान में बड़ा खज्जल करते हैं रिफंड देते वक्त। यूएई में अगर आपकी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपको टाइमली वैट रिफंड मिलता है। विद इन 30 डेज या? पाकिस्तान में रिफंड लेने का मकसद होता है कि अपना ऑडिट खुलवा लें 3-4 किस्म का। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में ऐसा नहीं है। सर ये कितने डेज में रिफंड होता है? मतलब आपने आज अप्लाई किया है 16 दिसंबर को, लेकिन तो पहले उसके 16 जनवरी तक मिल जाएगा? अप्रूवल का टाइम वेरियस है, वो कब चेक करते हैं इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये कोई सर्टेन टाइम नहीं है कि नहीं, मिनिमम इतना वक्त है ठीक है, या मैक्सिमम इतना? आपने विद इन 90 डेज अप्लाई, विद इन 90 डेज, विद इन 2 क्वार्टर अप्लाई करना होता है। ठीक है, 30 प्लस 90 प्लस 90 180 डेज, पिछले 2 क्वार्टर्स का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, तो वो बिजनेसमैन की पॉकेट से तो उतने पैसे चले गए ना, वो तो ये तो उसे वापस फिर इसका मतलब 100 डेज में मिलेंगे या 120 डेज में? एक दफा जाते हैं, एक दफा जी। चीज खरीदते वक्त जाती है चीज। तो वो अकाउंट में क्रेडिट होती है अपने अकाउंट में या क्या? आपने अपना बैंक अकाउंट दिया होता है, हम रिफंड को देखेंगे कैसे क्लेम करना है। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या, नॉर्मली क्या रेट होता है बैंकों का इंटरेस्ट रेट? कोई बैंक का इंटरेस्ट रेट, जी, हम लोग अगर कोई पैसे इस टाइप के फंस जाते हैं ना, तो हम लोग तो ये देख रहे होते हैं कि पर डे का जो है वो हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट क्या पड़ रहा है और हमें लॉस कितना है। अच्छा, आप बैंक 2 to 3% भी देते हैं, इमाराती नेशनल को ज़्यादा भी देते हैं, रिफंड रेट उनके लिए डिफरेंट है।
लेकिन इस तरह से अब अगर डिफरेंट बैंक का डिफरेंट होता है, लेकिन इस तरह से वो जो पाकिस्तान में होता है ना कि आपने अगर इतना लेट आपको पैसे वापस मिले तो वो बाजू बात एफटीए से भी कोई इंटरेस्ट वगैरह, सॉरी एफपीआर से भी इंटरेस्ट वगैरह वापस मिलता है, इधर ऐसे नहीं है, सिर्फ एक्चुअल अमाउंट वापस मिलती है और वो अगर आपकी चीज़ें कंप्लीट हैं तो आपको बड़ी आसानी से वापस मिल जाता है। अच्छा, एग्जाम्प्ट गुड में अभी तक जो हमने पढ़ा, एग्जाम्प्ट गुड में आपको आउटपुट माइनस इनपुट का फार्मूला अप्लाई नहीं होता, लिहाजा आपको अपनी चीज़ की प्राइस बढ़ा के अपने लॉस को कंपेंसेट करना पड़ता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं चाहे वो जीरो रेटेड क्यों ना हो, इन सब पे आपको रिफंड लाजमी मिलता है। आउटपुट माइनस इनपुट का फार्मूला वैलिड रहता है और या आपको रिफंड मिलेगा या आपको चीज़ या आपको एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक 90% रूल भी है कि आपने जो आपका इनपुट वैट होता है वो आपके आउटपुट का मंजूर हुसैन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। 90% रूल आपका मौजूद है सेल टैक्स में। जी प्लीज बताइएगा। पाकिस्तान में आपने, आउट आउटपुट का 90% से क्लेम कर सकते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा कुछ इस तरह का रूल मौजूद है। यूएई में अगर आपको लॉस हो गया ना, आप इवन देन यू कैन क्लेम रिफंड। 100 की चीज़ थी, 100 के लिए 105 दिरहम दे दिया, बेचने का टाइम आया तो 100 के बजाय 200 की नहीं बेच सके बल्कि 100 की जगह 80 दिरहम की बेचनी पड़ गई। आगे आपने 4 दिरहम दिए हैं तो 1 दिरहम जो आपको इजाफी देना पड़ गया है, ठीक है, जो एडजस्ट नहीं हुआ या आप रिफंड क्लेम करेंगे, लेकिन आपने टैक्सेबल गुड में, एग्जेम्प्ट में नहीं। एग्जाम में फिर एंड कंज्यूमर होता है वही मैन्युफैक्चरर। एग्जाम में मैं कह रहा हूँ, एग्जाम वाली सप्लाईज अगर हम कर रहे हैं और हमने परचेजेज जो की थी उसमें टैक्स पे किया हुआ है, तो फिर हम लोग भी इसके एंड कंज्यूमर हो गए, आगे से हमें एग्जाम्प कुछ में, भी वो एग्जाम्प में मिले। नहीं, एग्जाम्प में यहाँ आप पे ये समझिए आप पाकिस्तान कंज्यूमर में हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट अगर सप्लाईज हैं अगर आपकी, तो आपको इनपुट टैक्स जो होता है वो उसको जो है वो आपने अपनी कॉस्ट का हिस्सा बनाना होता है। और जी यूएई सेम। में जो मैं अब तक समझा हूँ कि ये जो इनपुट है इसका वो रिफंड अप्लाई कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, रिफंड एग्जाम्प जीरो में रेटेड का होता है, जीरो रेट का। मैंने जीरो रेटेड का बताया, सॉरी एग्जाम्प का नहीं बताया, जीरो रेटेड का बताया। एग्जाम्प में वो आपकी कॉस्ट है, आपने 100 के बजाय जो चीज़ 200 की बेचनी थी वो 205 की बेची, उससे अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी और आगे जो कस्टमर है उसने उसको अपनी कॉस्ट का हिस्सा बना लिया। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा था कि टैक्सेबल सप्लाई, वैट किस पे लगता है, टैक्सेबल सप्लाई पे। टैक्सेबल सप्लाई में या तो स्टैंडर्ड रेटेड चीज़ें आती हैं जिस पे 5% वैट लगता है, या जीरो रेटेड चीज़ें आती हैं, एग्जाम चीज़ें नहीं आती, ठीक है। ओ माय गॉड, इसके आगे डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई क्या चीज़ है? होता ये कि टैक्सेबल सप्लाईज की डेफिनेशन, जनरली स्पीकिंग स्टैंडर्ड रेटेड प्लस जीरो रेटेड। अच्छा, अब देखें, अगर सैफुल्लाह मैं आपको इसका एक बताऊं कि जितनी भी चीज़ें एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं होंगी ना वो तमाम टैक्सेबल सप्लाईज हैं। होता ये है कि यूएई की गवर्नमेंट ने, चूंकि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम्प्ट हैं, सिर्फ 4 चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम्प्ट हैं, बाकी सब टैक्सेबल हैं। तो आपके पास एक चीज़ अंडर स्टोर होती है। मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई टीचर आके क्लास में कहे ना, एक क्लास में 100 बच्चे से अल्लाह ना करे 2 बच्चे फेल हो गए, टीचर आके कहता है फलां और फलां के अलावा सारे पास हैं, ठीक है, फलां और फलां के अलावा सारे पास हैं, या सिर्फ वो 2 बच्चे फेल हुए हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि उनके अलावा सारे बच्चे पास हो गए हैं। इसी तरह से जब आपको एग्जाम्प्ट सप्लाई की लिस्ट दे दी गई है ना कि ये 4 चीज़ें एग्जाम्प्ट हैं, ये 12 चीज़ें जीरो रेटेड हैं, तो इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें स्टैंडर्ड रेटेड हैं। जिस चीज़ को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके मेंशन नहीं किया जाता कि दिस इज जीरो रेटेड एंड दिस इज एग्जाम्प्ट, वो टैक्सेबल है।
जी जी, वो हम पढ़ेंगे 4 चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता। अभी डीम सप्लाई को देखते हैं, डीम सप्लाई क्या होता है। पहली चीज़ है टैक्सेबल सप्लाई, उसके बाद आ जाते हैं डीम सप्लाई पे। अच्छा, फर्ज करें आपने एक चीज़ ली और आगे उसे फ्री ऑफ कॉस्ट बेच दिया। एक चीज़ ली, खरीदी आपने 100 दिरहम की, उस पे 5 दिरहम आपने इनपुट वैट दिया होगा। उसके बाद लेटर ऑन आपने इनपुट वैट क्लेम कर लिया कि भाई ये वाला सामान मैंने खरीदा था, पहला क्वार्टर था, आपने सामान खरीदा, 5 दिरहम इनपुट वैट क्लेम कर लिया। एज ए रिजल्ट हुआ क्या कि अगर आप फर्ज करें कि ये चीज़ें बेचते नहीं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दोस्तों में बांट देते हैं, या आप एज्यूम कर लेते हैं घर में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस से निकाल लेते हैं, पर्सनल यूज़ में आपने एक गाड़ी बिजनेस के लिए ली थी, वैट क्लेम कर लिया, अब आपने उसे बजाय इसके कि आप उसे बिजनेस में लगाएं या आगे बेचें, आपने अपने पर्सनल यूज़ में ले ली चीज़। क्या हुआ? गवर्नमेंट को तो सीधा सीधा लॉस है। उसे तो जो 200 दिरहम की चीज़ बिकनी थी और 10 दिरहम मिलने से वो नहीं मिले। इससे निकलने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया, डीम सप्लाई। यानी आपने चीज़ बेची नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लिया गया है कि ये वाली चीज़ बिक गई है। ऐसे केस में जब भी कोई चीज़ आप पर्सनल यूज़ में ले लेते हैं, ठीक है, या बिजनेस से बाहर निकाल देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे देते हैं, उसे कहते हैं डीम सप्लाई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें हैं डीम सप्लाई। इसके बाद हमने एक चीज़ देखी, एक किस पे लगता है, इंपोर्ट ऑफ कंसर्न गुड एक्सेप्ट सम स्पेसिफाइड गुड। कंसर्न गुड क्या होती हैं? ऐसी गुड जो अगर आप यूएई में किसी से खरीदते हैं तो उस पर वैट देना पड़ता है, उस पर 5% वैट लगता है। मिसाल होता है ये, फर्ज करें एक चीज़ मैं यूएई से लेता हूँ, मुझे एक सर्विस यूएई से लेता हूँ, मुझे वो मिलती है 100 दिरहम की। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान से लेता हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि ये सर्विस बजाय इसके कि मैं यूएई से लूँ, मैं इससे 500, मैं इससे मैं पाकिस्तान से मंगवा लेता हूँ। अब होगा क्या कि वो चीज़ जो अगर मैं यूएई में लेता मुझे 105 दिरहम की पड़ती, वो पाकिस्तान से लेने की वजह से मैं एक बेनिफिट उठा सकता था कि मुझे 100 दिरहम की मिल जाए। अच्छा, अब देखें, कोई भी मुल्क इंपोर्ट्स को प्रमोट नहीं होने देता, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करता है लेकिन इंपोर्ट्स को नहीं करता। अगर इंपोर्ट्स को प्रमोट ऐसे किया जाएगा तो उससे मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचता है। लिहाजा एक रूल ये बनाया गया कि जब भी आपने कोई ऐसी गुड या सर्विस खरीदनी है कि अगर आप यूएई से लाएं तो आपको वैट देना पड़ेगा, अगर वो बाहर से लाएंगे तब भी आपको वैट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब जो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है आपको सामान बेचता है, ओहो ना करें, स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं अभी बंद है सर, जी। अभी नहीं आ रही स्क्रीन। नहीं आ रही स्क्रीन सर। अच्छा, मुझे एक बड़ा अजीब सा मैसेज आया है कि रीज्वाइन करें और कोई समथिंग रॉन्ग हैज हैपन, पता नहीं क्या रीज़न है। अभी आई नज़र? नहीं सर। या ये मुझे एरर मैसेज दे रहे हैं? चलें वैसे सुन लें।
अगर फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ जब मैं लेता हूँ, मैं किसी बंदे से 100 दिरहम की कोई चीज़ खरीदता हूँ, मुझसे 5% एडिशनल कौन चार्ज करता है अमाउंट? कौन एफटीए को देता है? वो जो बायर है, वो जो बायर है। जो आपको सेल। हाँ, अब वो अगर एफटीए के पास रजिस्टर होगा, यूएई में मौजूद होगा, तो तब वो मुझसे पैसे कलेक्ट करके एफटीए को देगा। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट तो मैं करता हूँ उस बंदे से जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो क्यों पैसे देगा एफटीए को? वो क्यों मुझसे यूएई वाला टैक्स लाएगा? ऐसी जगहों पे जो बायर होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये 5% खुद दे, खुद जाके यूएई की गवर्नमेंट को दे। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, ये कैसे अप्लाई होगा ये भी इंशाल्लाह ताला हम इसको देखेंगे। हाँ, ठीक है, अभी तक ये बेसिक हमने पढ़ लिया। कल जो हम चीज़ देखेंगे वो एग्जाम्प्ट गुड्स को देखेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम अच्छा मुझे एक और बात बताएं, मैं हमेशा लाइव क्लासेस पे फोकस करता हूँ, लेकिन मैं आज एक मीटिंग करके आ रहा हूँ और मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भी कहा था, पहले बाकियों ने भी कहा था कि रिकॉर्डेड क्लास की भी अपनी एक वैल्यू मौजूद है। तो मैं इस पर भी इंस्टीट्यूट से खैर डिस्कस करके आपसे बात करूँगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला जो हमारी कल की क्लास है इंशाल्लाह ताला, उसमें हम एग्जाम सप्लाईज को देखेंगे और वैट रजिस्ट्रेशन किस किस ने करवानी है और उसका प्रोसेस क्या है उसको देखेंगे इंशाल्लाह ताला। वैट ठीक है रजिस्ट्रेशन सर। कॉर्पोरेट टैक्स मिलती जुलती है, उसमें हम इंशाल्लाह ताला तसल्ली से बात करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है क्लास, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको पढ़ा के इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, थैंक ओके यू, सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।